रहे हैं बीबीसी 24/7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ वाणी। आज हम दिल्ली के सदर बाजार डिप्टीगंज से आपके साथ मौजूद है और हमारे साथ माननीय गेस्ट हैं, भाजपा पार्टी से हैं। तो कौन है ये शख्स, आइए आपको मिलवाते हैं और रूबरू कराते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमेश लिलोटिया जी हमारे साथ मौजूद है खास चर्चा में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बीबीसी 24/7 हिंदी में। तो मैं सबसे पहले तो आपकी कार्यशैली के बारे में जानना चाहूंगी। अपने इंट्रोडक्शन से हमको बताइए, हमारी जनता को जो देख रहे हैं आपको, कि आपकी कार्यशैली जो है भाजपा पार्टी के साथ कब से है और कितना वक्त आपने दिया है भाजपा को? मैं सामाजिक जीवन में तो काफी समय से हैं जी। और बेसिकली हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ हमारा जी। और संघ में लगभग 28-30 वर्ष हो गए मुझे। जी। तो कम से कम हम ये समझते हैं 2010 या 2012 से भाजपा में दायित्व पे आए। बाकी भाजपा में तो काम कर ही रहे थे काफी लंबे समय से, संगठन के सारे काम ही कर रहे हैं, सामाजिक धार्मिक रहते ही हैं क्षेत्र के अंदर। जी। अपने क्षेत्र में हम तो उसके नियमित हम आस्ता आस्ता भारतीय जनता पार्टी में भी हो गए। एक दायित्व मिला 2010 में, दायित्व की शुरुआत हुई हमारे साथ, युवा मोर्चा में जोड़ा गया। जी। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति मोर्चा में जिले के अंदर मंत्री बनाया गया। फिर उसके बाद चलते रहे, फिर उपाध्यक्ष बनाया गया, काफी समय उपाध्यक्ष रहे। फिर पीछे निवर्तमान में पहले हमें जिले में महामंत्री का दायित्व रहा, अब वर्तमान में जो है प्रदेश में प्रचार मंत्री के नाते दायित्व है। जी। और शादरा पहले मैं मयूर विहार का प्रभारी रहा, फिर उसके बाद मुझे शादरा भेजा गया। अब चूंकि वर्तमान में मैं इस समय करोलबाग जिले का प्रभारी हूँ जी, और उसके नाते कार्य देख रहा हूँ। रही संगठन की, क्योंकि संगठन की कई जिम्मेदारियां हैं और सामाजिक भी रहते हैं हम, तो सामाजिक के तौर पे भी और धार्मिक के तौर पे भी हम एक दो बड़े आयोजन करते हैं। जैसे कि अभी जन्माष्टमी का आयोजन हमने करा। नागरिक समिति इंद्रप्रस्थ दिल्ली एक हमारी संस्था है जिसके माध्यम से हम जन्माष्टमी का एक बहुत बड़ा आयोजन करते हैं जी। रंगारंग कार्यक्रम रहते हैं, उसके अंदर हम 1000 तुलसी के पौधे लोगों को देते हैं और अनेकों और भी बहुत रहता है और बहुत क्षेत्र की जानी मानी हस्तियां और सभी लोग इसके अंदर भाग लेते हैं। रंगारंग कार्यक्रम होते हैं, बाकायदा एक मंडली आती है, वो रंगारंग कार्यक्रम करती है और 3-4 घंटे का रहता है। 12 बजे हम आरती करते हैं, उसके समापन कर देते हैं जी। ये तो हुआ धार्मिक पोर्शन। अभी सुमेश जी आपके साथ जो है हम चर्चा कर रहे हैं, कुछ ट्रेंडिंग मुद्दे चल रहे हैं, उन पर भी हम आते हैं जो आप बता रहे हैं। धार्मिक स्तर पर जो है बातें करते हैं, लेकिन हम उससे पहले जो है चंद्रयान 3 हमारा हाल ही में गया है सर। तो चंद्रयान 3 के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? बड़ी ही उपलब्धि, बड़ी जो जीत हासिल की है इसरो की टीम ने, बड़ी सफलता हासिल करके जो है चंद्रमा पर तिरंगा लहर चुका है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो सोच है हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो सोच रही जी, उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो विश्व गुरु की वो जब ही बनेगा जब हम हर क्षेत्र के अंदर एक मुकाम हासिल करेंगे जी। तो उसके लिए वो मेहनत से लगे रहे। चंद्रयान 2 असफल हुआ, उन्होंने कोई बात नहीं, जाके उत्साह बढ़ाया, साइंटिस्ट होगा कि घबराने की जरूरत नहीं, दोबारा फिर ट्राई करेंगे, दोबारा फिर ट्राई करा गया और आज विश्व पटल पे भारत के आगे सब नतमस्तक हैं। वो कह रहे हैं कि भारत वाकई में एक विश्व गुरु और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति के रूप में अग्रसर हो रहा है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हम उस और आस्ता आस्ता अपने कदम पे बढ़ते जा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं। और मोटिवेशन बहुत जरूरी है लाइफ में। जिस तरीके से मनोबल बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी हर एक चीज के लिए, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 जो हमारा सक्सेसफुल हुआ है और अब जो है G20 आ गया है। तो G20 क्या है सर, आप क्या समझी हैं इस पर? G20 क्या है मतलब? G20 भी एक विश्व पटल पे लोगों को बताना कि हिंदुस्तान, भारत किस तरक्की और किस उससे आगे चल रहा है जी, और कैसे उसका वो चल रहा है। तो उन विश्व के जितने भी, जैसे यूरोपीय यूनियन है और अनेकों देशों में आज पूरी इंटरनेशनल मीडिया पूरा फोकस उन्होंने भारत पे कर रखा है। और भारत की राजधानी
जो केंद्र है वो दिल्ली है। दिल्ली के ऊपर सारा सबका पूरा विश्व का सबकी निगाहें टिकी हुई हैं जी। और सारे लगभग सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में आगमन हो गए हैं, सबकी फ्लाइटें उतर रही हैं और अनेकों लोग आ रहे हैं। तो भविष्य में एक भारत के नवनिर्माण की नींव रखी जा रही है, एक मायने में तो हम ये कहेंगे जी। और इससे अनेकों परिणाम आएंगे, लेकिन दूरगामी आएंगे और अच्छी सफलता मिलेगी भारत को। जी, तो बहुत सारी चीजों को जो है देख कर जो ये हमारा G20 है आगे बढ़ रहा है। आज जो है कई गेस्ट आए हैं और जो है आपको क्या लगता है कि इसका जो मेन उद्देश्य है क्या वो सफल होगा? नहीं, पूर्ण रूप से सफल होगा, क्योंकि रामायण में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी जी, प्रभु मूरत दिखे वैसी। जी। तो मोदी जी की भावना बहुत अच्छी है जी। और वो उसी भावना, अच्छी भावना से ही जी। भारत के लिए एक कदम बाय कदम बढ़ाते हुए हर चीज के अंदर आगे चल रहे हैं। आज विश्व को बताया जा रहा है कि भारत अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए तैयार है और एक एक चीज को बड़ी बारीकी से आदरणीय मोदी जी उसका आंकलन कर रहे हैं। जी। तो जैसे कि चंद्रयान 3 को सफलता मिली है, आपका कहना है, सुमेश जी का कहना है कि जो ये G20 है ये भी एक अच्छा उद्देश्य बन के आया है और ये भी सफल होगा भारत के लिए। जी। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला मुद्दा है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन नेशन वन इलेक्शन। सो सर, आपको क्या लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शन का चक्रव्यूह क्या है? क्या लगता है आपको? भाई देखो, चक्रव्यूह तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, अब अगर हम एक अपनी फैमिली में ले, हम अपने परिवार में जी, अगर हम अपने खर्चों पे कंट्रोल करेंगे जी, तो हम बहुत हद तक हम अपनी सेविंग करेंगे और उस सेविंग से हम अपनी डेवलपमेंट करेंगे। बिल्कुल। तो जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है वो यही है कि कैसे, क्योंकि सारा इसमें बड़ा मैकेनिज्म जुड़ता है, जी, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी पूरी लगती है, पैसा भी लगता है इसके अंदर, तो उसको जैसे फ्री करा जाए वन नेशन और वन इलेक्शन के अंदर, और उसका काफी अच्छे समय में लाभ मिलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि भारत में हो रहा है, ये विश्व में कई देशों के अंदर ऐसा होता है जी। कोई भारत इसमें कोई नई चीज नहीं कर रहा है, लेकिन इससे बकायदा भारत को लाभ मिलेगा, इकोनॉमी को लाभ मिलेगा। हमारा तो यही मानना है। आपका कहना है कि लाभ के नजरिए से देखा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी और जो इनपुट्स यूज करे गए हैं इन पे भी खास तौर से ध्यान दिया जा रहा है। तो ये जो हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का मेन उद्देश्य आपको क्या लगता है कि ये अभी ही क्यों हो रहा है? ये तो पहले से भी हो सकता था, अभी ही क्यों मतलब रखा गया है? ये क्या रणनीति हो सकती है? भाई जैसे जैसे हमें एक पीसफुल महसूस हो रहा है जी, और उसकी डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमिक्स का एक फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई। हमेशा किसी भी चीज की डिमांड जैसे होती है, सप्लाई हमेशा उसी तरीके से दी जाएगी। और आज की डेट में भारत में ये डिमांड है जी, कि अपने खर्चों को कैसे कम करा जाए। जी। तो उन खर्चों को कम करते हुए ही एक मैटर ये भी है कि क्यों ना एक वन नेशन और वन इलेक्शन पे, एक राष्ट्र और एक चुनाव पे ही क्यों नहीं नीति बनाई जाए, क्यों ना उस पर फोकस करा जाए। कोई ये नहीं कि भाई हमने बिल्कुल ही लिख दिया गया कि हो गया, हो सकता है उससे लाभ ना मिले जैसे विपक्ष कह रहा है, तो हम उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता जी, लेकिन फिलहाल करने में कोई आपत्ति नहीं है जी। कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा उसका। चले ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बहुत ही अच्छी और डेप्थनेस तरीके से जो है सुमेश जी ने बात रखी है कि लाभ मिलेगा और इस चीज का जो है हमको यूज फुल रिजल्ट जो है सामने आएगा। तो ऐसा ही कुछ कहना है सुमेश जी का। अब हम बढ़ते हैं, सुमेश जी क्या विधानसभा पड़ता है आपके एरिया में? हमारी विधानसभा सदर बाजार है जी। वार्ड नंबर सदर बाजार है, वार्ड नंबर 80 है जी, और वार्ड भी सदर बाजार है जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जो है पार्षद कौन है? पार्षद जो कि आम आदमी का है, जी, उषा शर्मा जी हैं यहाँ से पार्षद। जी,
जैसे कि साउथ दिल्ली में मैं ज्यादा कनेक्ट रहती हूँ, ये थोड़ा हमारे क्षेत्र का नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, मैं आपके पास आई हूँ, बातचीत हो रही है, आपके जरिए जो है हम बता पा रहे हैं इस एरिया का, पर्टिकुलर विधानसभा सदर के साथ जो है हम लोग गुफ्तगू आज की है, रूबरू आप लोगों को करवाया है, हमारी प्यारी जनता को। तो अब जो है हम थोड़ा इस यहाँ के पार्षद के ऊपर थोड़ी सी बात रखते हैं कि क्या कुछ कमियां हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र की बात करें, संगम विहार, देवली, खानपुर साइड की बात करें, तो वहां पानी की समस्या जो है आम है, लोग ग्रस्त हैं इस चीज से। तो क्या ऐसी समस्या यहाँ पे भी है मौजूद? भाई समस्या तो ऑलमोस्ट पूरी दिल्ली में एक ही है जी। पूरी दिल्ली में पानी चूंकि गंदा आ रहा है जी। जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि मैं हर घर पानी दूंगा और स्वच्छ पानी दूंगा, लेकिन स्वच्छ पानी का नारा है नहीं और ना ही हर घर है। यहाँ भी यही समस्या है, चाहे वो सीवर की समस्या हो, अभी पीछे कुछ दिन पहले बारिश आई जी। तो यहाँ पर आजाद मार्केट में एक टोकरी वाला है, तेलीवाड़ा है एक एरिया, इन दोनों एरियोज के अंदर पानी कई कई दिन तक बारिश के होने के बाद भी रेगुलर आज भी वहां भरा पड़ा है पानी। जो ग्राउंड फ्लोर पे जो लोग रहते हैं उनके दिल से पूछो जी। यहाँ का विधायक एक बार भी आके नहीं देखा, जो कि सोमदत्त शर्मा जी हैं जी। उन्हें इस वार्ड से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर है तो उन्हीं की पार्टी का, लेकिन जो सुनने में आ रहा है शायद उनकी आपस की कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ जी। उस कारण उन्होंने यहाँ की जनता का एक उनके साथ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार है जी। और अनेकों क्षेत्र के अंदर गड्ढे हुए हैं, ना तो उनकी रिपेयरिंग होती, ना कोई कहने सुनने वाला है। तो भाजपा के साथ अगर इस तरीके का कोई कैंडिडेट होते समक्ष यहाँ की जनता के, तो क्या उनकी जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो पाती? क्या लोगों की शिकायतें दूर हो पाती? नहीं, वो होती और मैं समझता हूं हकीकत में होती। और चूंकि क्यों होती, क्योंकि वो पार्षद जो है अगर भारतीय जनता पार्टी का होता यहीं से ही होता जी। यहीं के बीच का होता। अब चूंकि जो उषा शर्मा जी हैं वो किशनगंज से हैं, अब चूंकि वो यहाँ रहती तो है नहीं, तो उन्हें यहाँ की जमीनी हकीकत भी नहीं पता जी। अब दुर्भाग्यवश वो यहाँ की पार्षद बन गई, तो अब रहती वहां पर है। अब यहाँ वो ना तो समय दे पाती, ना यहाँ लोगों से रूबरू हो पाती, ना यहाँ की समस्याओं से रूबरू हो पाती। उन्हें यहाँ के क्षेत्र के बारे में पता नहीं है, बस वो जीत गई सौभाग्य से। बिल्कुल अच्छी बात आपने कही है सुमेश जी ने कि अगर किशनगंज से वो है तो वहीं की हो गई है, लेकिन अगर यहाँ पर आएंगी, लोगों के बीच में सड़क पर निकलेंगी, लोगों से बातचीत करेंगी, समस्याओं को जानने का जो है उनमें अगर होगा जज्बा, तो ही वो प्रॉब्लम्स का जो है हल निकाल पाएंगी। अगर लोगों के बीच नहीं निकलेंगी तो वो प्रॉब्लम्स नहीं जान पाएंगी और ना ही उनको सॉल्व कर पाएंगी। ऐसा कुछ कहना है सुमेश जी का। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गई यहाँ वार्ड की बात, और कुछ समस्या है यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को और जो है सफाई को लेके क्या है? मतलब मैं सफाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है जी, और गार्बेज जो टाइम से उठना चाहिए वो नहीं उठता। एम्प्लॉय ठीक है लगा हुआ है, लेकिन एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ इन्होंने कम कर दी है, क्या करा है क्या नहीं करा जी। पता नहीं, क्योंकि मामला न डेंगू की दवाइयां डल पा रही यहाँ पर जी, क्योंकि मच्छरों की ब्रीडिंग भी बड़ी जबरदस्त हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अनेकों समस्याएं हैं, चूंकि पार्षद यहाँ होता नहीं, ना राउंड करता वो होता नहीं, ना राउंड करता, तो उसे पता कैसे चलेगा? वो सुबेरे निकले, देखे क्षेत्र के अंदर क्या है क्या नहीं है, क्या हो रहा है जी, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो तो अपने बस वो किशनगंज में बैठे हुए वहीं ऑफिस में वहीं से करते रहते हैं। अब वो चल रहा है। अब सरकारी मशीनरी तो अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार करती है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो अपना पिक एंड चूज वाला और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली सारा कुछ देखते हैं जी। तो कम शब्दों में सुमेश जी ने बात रख दी है कि यहाँ पर जो है एरिया का जो है जायजा नहीं लिया जा रहा है जो पार्षद है उनके द्वारा। तो ये तभी जो है मुसीबतों का हल निकलेगा अगर जो पार्षद है वो लोगों के बीच जाए, सड़कों पर उतरे और परेशानियों का हल निकाले, परेशानियां सुनकर। तो बहुत ही परेशानियां का अंबार है यहाँ पर, आपकी बातों से लगता है सुमेश जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है आने वाले जो चुनाव है 2024 इलेक्शन, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे जनता से? और बहुत सारी नई चीजें भी आ रही हैं, G20 भी चल रहा है, चंद्रयान 3 की भी खुशी है, बहुत सारी खुशियां हैं, अभी जन्माष्टमी गया है, आगे और भी पर्व आने वाले हैं। तो इस उपलक्ष्य में आप क्या बोलना चाहेंगे और उससे पहले जो है इलेक्शन के बारे में 2 लाइन? भाई 2024 का इलेक्शन है, एनडीए बनाम इंडिया है
जी। विपक्ष चूंकि सारा वो है ना, एक कहावत है हमारी पुरानी दिल्ली 6 के अंदर एक कहावत चलती है कि भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी। तो एनडीए के अंदर यही हुआ है, सॉरी इंडिया के अंदर, जो कि एक अलायंस इन्होंने बनाया है जी। अभी चूंकि इनमें आपस में ही मतभेद बहुत हैं और इनकी पॉलिसी भी कोई अभी इन्हें खुद ही नहीं पता हमें पॉलिसी क्या बनानी है जी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एक ही पॉलिसी है जी कि भारत को विश्व गुरु बनाना है जी। और भारत की जो अनेकों समस्याएं हैं उससे निजात दिलाते हुए, समानता का अधिकार देते हुए जनता को, हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है। चलें, आगे की रणनीति को लेके जो है बात रखी है सुमेश जी ने कि भारत को आगे लेके जाना है हर तरीके से, हर स्तर पर। तो अब जो है सुमेश जी का बहुत ही अच्छा मुझे जवाब लगा, हर चीज का उन्होंने कट टू कट हमें जवाब दिया है और हमने अपने क्षेत्र से अलग आके जो है आज थोड़ा सा कवर किया है और आपके साथ 1 to 1 रूबरू करके बहुत अच्छा लगा है। और जी कुछ त्योहार भी आने वाले हैं आगे, दिवाली आने वाले ही, दिवाली का पर्व आने वाला है, खूबसूरत त्योहार है। और दिवाली के पहले जो है रामलीला का जो महोत्सव होता है, तो उस दौरान क्या कुछ है आप बताना चाहेंगे जनता को? भाई जो हिंदुस्तान है अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी लेकर मेले ठेलों का देश है जी। और ये मेले ठेले भी एक व्यापार का जुड़े हुए हैं जी। ये भी एक व्यापार का नियमित केंद्र है और ये फेस्टिवल सीजन हमारा शुरू हो गया। रक्षाबंधन से हमारा पूरा हिंदुस्तान के अंदर फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाता है। अब चूंकि जन्माष्टमी का पर्व एक खत्म हुआ है, अब आगे रामलीला का, और उससे पहले हमारे श्राद्ध भी आते हैं। श्राद्ध भी एक फेस्टिवल की तरह ही मनाया जाता है जी। लोगों को जिसके यहाँ होता है वो अपने खीर पूरी बनाएंगे और बाकायदा अपने पूर्वजों का और परिवार के साथ बैठ के एक तरीके से अच्छा उसमें, और उसके बाद रामलीला का पर्व होता है। हालांकि हम लोग एक आजाद मार्केट में एक रामलीला कराते हैं और लगभग हमारे जो बड़े थे, जो हमारे बड़े नेता थे, वो लोग कराते थे। आज की डेट में हम लोग करा रहे हैं। आजादी के बाद से स्वर्गीय श्री रामलाल असड़ी जी आए थे पाकिस्तान से, तो वो कराते थे यहाँ पर। उसके बाद अब हम करा रहे हैं इसे, जो प्रभु राम ने हमें सौभाग्य दिया है इस चीज का कराने का। मैं उस रामलीला में कोषाध्यक्ष के नाते मेरा दायित्व है और अनेकों वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम उस आयोजन का बड़ी धूमधाम से विशाल आयोजन करते हैं, जिसके अंदर हमारे क्षेत्र की कम से कम 2-2.5 हजार लगभग जनता होती है। सबको पता है कि प्रभु राम का जन्म होना है, अब प्रभु राम को वनवास होगा, अब रावण मरेगा, अब सुग्रीव बाली युद्ध होगा, अब राम जी उसको मारेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता टकटकी लगाए एकदम नए तरीके से, नए कलेवर में बैठी भी उसको देखती रहती है जी। तो ये क्षेत्रवासी जो है क्या उम्मीद लगाते हैं? रामलीला जो है किस तरीके से जो है आप लोगों का देख रेख होती है, रख रखाव होता है, क्या आयोजन होता है, क्या क्या होता है, मतलब थोड़ा सा और विस्तार से बता दीजिए। भाई इसके अंदर हमारी ब्रिज से, ब्रज जो है मथुरा के अंदर, वहां से हमारी मंडली आती है जी। चूंकि पहले जब रामलाल असड़ी जी थे तो उनका परिवार के लोग और सारा वो देखते थे। अब चूंकि अब कुछ ऐसा है नहीं, पिछले 20-25-30 सालों से वो सब बड़े हो गए, सारा कुछ हो गया, सब प्रोफेशनल हो गए हैं, तो हम सब प्रोफेशनल लोग बुलाते हैं। मथुरा वृंदावन से हमारी मंडली आती है, वो यहाँ रहती है और बकायदा उसका आयोजन होता है। रात को 8 बजे मंच का आयोजन होता है और लगभग 11:30 साढ़े 11 बजे हम समापन कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत त्योहार है रामलीला और बहुत ही कलरफुल त्योहार मुझे भी लगता है, और लोग जो है बड़े चाव से जो है अपने बच्चों को लेकर निकलते हैं और रामलीला का जो है भव्य आनंद लेते हैं। और शाम के वक्त ये होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने भी मतलब अपने बचपन से ही मतलब देखी है, कुछ रामलीला देखी है और याद भी है, उनकी झलकियां याद है। तो जिस तरीके से सुमेश जी ने आज बात रखी है तो बहुत अच्छा वो मेमोराइज भी हो गई है चीजें मुझको, तो बहुत अच्छा है सुमेश जी। आज मेरे को आप ये बताइए कि किस तरीके से आप जो है और यहाँ के एरिया को लेके जो है बात रखना चाहते हैं, जो जनता आपको देख रही है इस विधानसभा को लेके क्या बात रखना चाहेंगे हमारे बीबीसी के माध्यम से? यही बात रखना चाहेंगे कि यहाँ के विधायक को प्रभु राम सद्बुद्धि दें जी, वो आके क्षेत्र को देखें, क्योंकि वो क्षेत्र को देखते नहीं, वो तो सिर्फ शास्त्री नगर के हैं, शास्त्री नगर में बैठे रहते हैं जी। चूंकि इस विधानसभा में 3 वार्ड आते हैं,
जी। एक शास्त्री नगर आता है, किशनगंज आता है और सदर बाजार वार्ड आता है। जी लेकिन सिर्फ वो शास्त्री नगर के ही विधायक होके रह गए हैं। जी वो ना तो किशनगंज देखते और ना कि सदर बाजार देखते। सदर बाजार में तो बिल्कुल ही उन्होंने एकदम त्याग रखा है, फिर भी जनता उन्हें भरपूर प्यार देती है, झोली भर भर के उन्हें वोट देती है, लेकिन वो सदर बाजार की जनता का ख्याल नहीं रखते हैं। जी प्रभु राम उनको सद्बुद्धि, हम तो यही कामना करते हैं। जी। तो बहुत अच्छा लगा सुमेश जी आपसे आज बातचीत करके, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो इसी के साथ मैं वानी आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहें BBC 24/7 हिंदी।